आज चैप्टर 12 एटम्स पे लेक्चर 03 खत्म होने आ रहा है। चैप्टर शुरू होते ही खत्म हो गया, मतलब इतना छोटा है। एक तो चैप्टर छोटा, उसमें भी रिड्यूस सिलेबस में निकल गया ना पूरा कुछ, तो ये चैप्टर बहुत जल्दी अगले लेक्चर तक तो शायद खत्म हो भी जाएगा। ठीक है, क्या डिस्कशन है आज का? धांसू डिस्कशन है। रुदरफोर्ड जहां अटके थे, रुदरफोर्ड जहां फंसे थे ना, वहां से फिर पूरा नील बोर ने टेक ऑफ किया। नील बोर एटॉमिक मॉडल, इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा धांसू तगड़ा डिस्कशन है। एटम को लेके जो भी कंफ्यूजन है हमारे माइंड में कि एटम की ये चीज़ें समझ में नहीं आती, हमको रटना पड़ता है, वो सारा नील बोर ने क्लियर करके दिया सारा। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम कहाँ था कि रुदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो राइट था, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे। क्या आर्ग्यूमेंट था कि रुदरफोर्ड ने बोला था सारा मास और सारा पॉजिटिव न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमते रहते हैं, यही था रुदरफोर्ड का मॉडल। लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेटेड होता है, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है तो रेडिएंट एनर्जी को एमिट करता है, रेडिएंट एनर्जी एमिट करता है। अब ये एनर्जी एमिट करेगा बाहर तो ऑब्वियसली थक जाएगा तो इसका अगला राउंड थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और छोटा होते होते लास्ट में कहाँ घुस जाएगा? न्यूक्लियस में। तो रुदरफोर्ड इस बात को समझा नहीं पाए कि हाँ यार, गोल घूमने वाला इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेटेड होता है, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन रेडिएंट एनर्जी को एमिट करता है, वो एनर्जी एमिट करता जाएगा तो उसका सर्कल छोटा होता जाएगा, और लास्ट में कहाँ घुस जाएगा? न्यूक्लियस में। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही कुड नॉट एक्सप्लेन। रुदरफोर्ड समझा नहीं पाए कि होना यही चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। स्टेबल है एटम तो, इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं घूम रहा है, ऐसा क्यों? तो रुदरफोर्ड इस आर्ग्यूमेंट को नहीं समझा पाए, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को नील बोर ने मस्त समझाया। हाँ, नील बोर ने अपनी सारी समझ, सारा एक्सप्लेनेशन 3 पोस्टुलेट्स के फॉर्म में दिया। 3 पोस्टुलेट्स। द फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉन could revolve in certain steady orbit without emitting any radiant energy। इलेक्ट्रॉन बिना किसी रेडिएंट एनर्जी को एमिट किए भी घूम सकता है, ऐसे कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं आसपास। तो बोला हाँ यार ये तो बढ़िया है। रुदरफोर्ड को ये नहीं पता था कि इसके आजू बाजू ऐसे स्टेबल ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना तो एक्सेलरेटेड होने के बावजूद भी वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, वो घूमता ही रहेगा वहाँ पे मस्त। तो ये बात नील बोर ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में बताई। क्या बताया? तो फर्स्ट पोस्टुलेट बाय नील बोर, पोस्टुलेट्स, उसमें पहला क्या? इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात है ये। एन इलेक्ट्रॉन इन एटम could revolve in certain stable orbits without emitting any radiant energy। बिना किसी रेडिएंट एनर्जी को एमिट किए वो घूम सकता है। अब ये टेंशन मत लो कि एनर्जी एमिट करेगा और छोटा छोटा होकर घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो घूमेगा उधर। ये उन्होंने अपने पहले पोस्टुलेट में बताया। तो अपने को लिखना चाहिए तो लिखते हैं, चलो। An electron in atom could revolve in certain stable orbits without emitting radiant energy। ये था उनका फर्स्ट पोस्टुलेट। अच्छा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो फिर एटम के अंदर ऐसे स्टेबल ऑर्बिट होते होंगे। कोई भी एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ऐसे ऑर्बिट होते होंगे। सारे ऑर्बिट नहीं, कुछ ऑर्बिट होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी से घूम पा रहा होगा, है ना, तो वो भी लिख दो। और ऐसे जो भी ऑर्बिट होंगे
स्टेबल, उनका कुछ ना कुछ एनर्जी वैल्यू भी होगा। तो वी कैन से दैट एटम हैविंग सम स्पेसिफाइड स्टेबल ऑर्बिट्स having a definite energy, ये हो गया इनका फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड वाला इधर दिख रहा है कैमरामैन, यहाँ पे सेकंड क्या था बताता हूँ। अब लोगों ने पूछा कि भाई ये स्टेबल ऑर्बिट कहाँ होंगे, हमको कैसे पता? एटम के आसपास तो लाखों करोड़ों ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेबल कौन सा वाला, हमको क्या पता कि कौन सा वाला स्टेबल है, उधर ही इलेक्ट्रॉन को घूमना चाहिए। तो इस पे उन्होंने और जोर डाला और बहुत बारीकी से बताया कि ऐसे ऑर्बिट जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट, ऐसे ऑर्बिट जिनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट h/2π का इंटेग्रल हो, तो समझ लो वो स्टेबल ऑर्बिट्स है। स्टेबल ऑर्बिट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल, पहले तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में घूमेगा और कुछ एमिशन नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो लोगों ने पूछा ना कि भाई स्टेबल ऑर्बिट किधर है, तो उन्होंने बताया कि जिन ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटेग्रल हो, वो सारे स्टेबल ऑर्बिट्स है। एंगुलर मोमेंटम मतलब L इज इक्वल टू h/2π, इसका इंटेग्रल मतलब n। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम ये होगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, उस ऑर्बिट में वो घूमेगा। तब इस सेंटेंस को अच्छे से लिखो, क्या? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which its angular momentum is integral of h/2π। है सिंपल। यहाँ पे h क्या है, तो वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू भी पता ही होगा हमको, बोलो। वेरी गुड, 6.6 अप्रोक्सीमेट -34 जूल सेकेंड, है ना? सिंपल है यार। पहले तो बोला कि स्टेबल ऑर्बिट में घूम सकता है बिना किसी एमिटिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी, फिर स्टेबल ऑर्बिट किसको बोलना है वो भी बता दिया, पहचान। समझे? जैसे आप समझो इस सेंटेंस का मतलब, जैसे ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अराउंड ये रहा एक ऑर्बिट, ये रहा दूजा, ये रहा तीजा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका मोमेंटम ये सेट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? अब ये मोमेंटम नहीं बन रहा है ऐसा वाला, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा। तो इस ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का वो रुदरफोर्ड वाला हो जाएगा, एनर्जी एमिट कर देगा, खत्म। समझा? मान लीजिए ये वाले ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और उसका मोमेंटम ये बन रहा है, हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में और ये बनता है, तो यहाँ पे घूम रहा है, सिंपल। समझा कि नहीं? हाँ। तो जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल होता है, उसी ऑर्बिट में वो घूम सकता है। और ऐसे ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? स्टेबल ऑर्बिट। सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट्स। अब ज़्यादा नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये n क्या है? क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो आप। अच्छा ये हाँ, गजब बात यार, ये तो नील बोर ने क्या कर डाला, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन हो गया। अब क्वांटाइजेशन जानते हो ना? रुको, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं। क्वांटाइजेशन 2-3 टाइप का तो आपको बता चुका हूं मैं पहले, ये एक्स्ट्रा है, इस टॉपिक में नहीं है। देखो पहले चैप्टर 1 में आया था चार्ज का क्वांटाइजेशन, एनी आया था। एनी मतलब इंटीग्रल ऑफ
बेसिक फंडामेंटल चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या था, फंडामेंटल चार्ज था, ये उसका इंटीग्रल। फिर एक और क्वांटाइजेशन आया, फोटोन का एनर्जी NHF, HF का इंटीग्रल, तो इसको बोलते हैं एनर्जी का क्वांटाइजेशन, है ना, इसको बोलते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो फिर आज नील बोर ने किसका क्वांटाइजेशन कर दिया, L का। तो 3 टाइप के क्वांटाइजेशन हो गए आपके 12वीं के सिलेबस में। चार्ज भी इंटीग्रल होता है फंडामेंटल चार्ज का, फिर एनर्जी भी इंटीग्रल होती है HF की। HF मीन्स फोटोन का एनर्जी, वो पैकेट्स होते हैं ना फोटोन, हाँ वो एनर्जी के पैकेट समझते हैं हम वो। फिर एंगुलर मोमेंटम भी हो गया इंटीग्रल ऑफ h/2π। तो ये सारा क्वांटाइजेशन का आइडिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, एक पॉइंट डाल दो थियरी में, कोई बात नहीं, कि हियर ऐसे ब्रैकेट में ऐसे कर दो, दिस शोज क्वांटाइजेशन ऑफ L। मस्त पॉइंट है, नोटिसेबल है, डाल दो। चलो वन मोर पॉइंट, थर्ड पोस्टुलेट। पहले में क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा बिना किसी एनर्जी को एमिट किए, टेंशन मत लो, घूमता रहेगा। फिर दूसरे में बताया कि एनर्जी को एमिट नहीं करे तो ऐसी वाली ऑर्बिट्स कौन कौन सी है, तो ये बता दिया ऐसी वाली ऑर्बिट्स ये, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा और कहीं नहीं घूम सकता है, ठीक है। अब थर्ड में उन्होंने एक और धांसू कॉन्सेप्ट दिया ट्रांजिशन को लेके, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी सर्टन एनर्जी वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वहाँ से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करके आ सकता है, और ये जब जंप करके लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएगा तब फोटोन एमिट करेगा। समझाऊं, देखो लिखता नहीं, इसको पहले समझाता हूँ। ये रहा अपना न्यूक्लियस, ध्यान से, मस्त टॉपिक है ये। न्यूक्लियस हो गया, ये उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है यूँ पूरा राउंड एंड राउंड, मैं इतना ही ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये उससे थोड़ा कम एनर्जी वाला ऑर्बिट है, यूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन करके जंप करके लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ सकता है। ये वाला ऑर्बिट कैसा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट। उस वक्त वो फोटोन एमिट करेगा, यहाँ से इससे फोटोन को बाहर निकालेगा। फोटोन मीन्स HF, फोटोन का एनर्जी मतलब HF, समझा। अच्छा, फोटोन का वैल्यू क्या होगा, तब समझो फर्क कितना पड़ा। जैसे यहाँ पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आ गया तो उसका एनर्जी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हायर से लोअर में आए तो एनर्जी कम हो जाएगा ना, तो ये फोटोन का वैल्यू क्या होगा, 2। वेरी गुड। तो इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो ये क्या है इसका इनिशियल एनर्जी, ये क्या है फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय HF। अब आप F को सब्जेक्ट बना दो, तो EI माइनस EF अपॉन। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो फ्रीक्वेंसी को ऐसे V भी लिखते हैं, V भी बोलते हैं, म्यू भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं इसको, लेकिन मुझे F लिखने की आदत है। बोलो, क्लियर एकदम फंडा। अब ये वाला पोस्टुलेट मैंने ऐसा सेंटेंस में लिखा नहीं, आप लिख सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन revolving in any certain stable orbit can make a transition, कोई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है स्टेबल ऑर्बिट में, it can make a transition to the lower energy orbit and if it does so, यदि वो ऐसा करता है, it emits photon, वो फोटोन को एमिट करता है, and that photon can be calculated by this फॉर्मूला। लिख पाओगे 12वीं वालों, बोलूं एक बार फिर से मेरी भाषा में, बोल लेता हूं, मुझे बड़ा शौक है चीज़ों को और इजी करने का। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी सर्टन स्टेबल ऑर्बिट, इट मे मेक अ ट्रांजिशन टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर सकता है, एंड इफ इट डज सो, यदि वो ऐसा करता है, इट एमिट फोटोन, डेफिनेटली फोटोन एमिट करेगा, उस फोटोन का एनर्जी ऐसे मिलेगा
क्लियर है? तो आई एम फीलिंग हैप्पी कि आपको तीनों पोस्टुलेट पढ़ा दिए और तीनों अच्छे से समझ में आ गए। पहला पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन घूमेगा, स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं ऐसे जिनमें घूमेगा और एनर्जी एमिट नहीं करेगा, घबराओ मत, रखेगा वो वहाँ पे, ठीक है। दूसरा उन्होंने बता दिया कि स्टेबल ऑर्बिट किसको समझना है, जिस ऑर्बिट में घूमते हुए उसका मोमेंटम ये हो जाए, एंगुलर मोमेंटम ये हो जाए वो। फिर तीसरा है ट्रांजिशन वाला, है ना। चलो ले लो फोटो वोटो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ओके बच्चा पार्टी, क्वेश्चन 7 ही रख रहा हूँ, एक लंबा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था ना इस चैप्टर में 4 ऐसे अच्छे क्वेश्चन हैं। जो कोविड की वजह से अपना रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसकी वजह से 4 ही ऐसे बड़े दमदार क्वेश्चन बने जिनको कर लो तो पूरा चैप्टर अपनी जेब में। तो एक तो पिछले लेक्चर में करवाया, एक अभी करवा देते हैं आज। नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें रेडियस, इलेक्ट्रॉन का स्पीड और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इन तीनों पे क्वेश्चन बनता है और हमको आता भी होगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था, वो गोल गोल घूमता है तो कौन सा फोर्स लगता है? वेरी गुड, सेंट्रीपेटल। किसकी वजह से लगता है? कूलम। तो बस यही थॉट लेके सारे आंसर आप ला सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा टाइटल है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल दूं इसको? चल बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलो मॉडल ड्रॉ करो। रुदरफोर्ड वाला ही मॉडल था ना कि ये भी न्यूक्लियस है, ऐसा कुछ न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, मजे कर रहा है। यार सर्कल कभी सही नहीं बनता, वो समझ लो आप, है जो वो यही है जिंदगी में। हाँ ठीक है, ये मान लो n नंबर के ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके आसपास बहुत से ऑर्बिट होंगे ना, 1 2 3, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है अभी? nth ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये जो रेडियस है वो हो गया nth, और इस ऑर्बिट में घूमते हुए इसका स्पीड हो जाएगा vn, ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? e। इस न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। वेरी गुड, बताया था पिछले लेक्चर में मस्त गोला ड्रॉ करके C612 के एग्जाम्पल से कि ये Ze क्यों होता है। ओके भाई, पी लिया पानी वानी, अब कोई खांसी वासी करना नहीं है क्लास में, कोरोना चल रहा है। बाकी के बच्चे भाग जाएंगे, कल से आएंगे नहीं फिर इधर। जिसको भी ऐसा कुछ भी खांसी जैसा लगता है थोड़ा भी, तुरंत हाथ ऊपर करो, हम लेक्चर स्टॉप कर देंगे तुरंत। ये ठीक किया बच्चे ने, गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और न्यूक्लियस का Ze, ठीक है। चलो पहले तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दो रे, वही सब कि इन फिगर नील बोर्स एटॉमिक मॉडल इज शॉन। इन फिगर नील बोर्स, ये वादा है मेरा आप लोगों से, घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं याद करके जाओगे। चलो क्या दिख रहा है मॉडल में आपको? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसका मास क्या लेते हैं? m। m ले लो सिर्फ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाम दे दो m। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, वेक्टर नहीं ले रहे ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन vn। फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज rn, है कि नहीं? तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो थियरी को। अब सीधा अपना मैथमेटिकल आक्रमण करो। क्या दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा mv²/r। किस वजह से लग रहा है? ये प्लस माइनस का अट्रैक्शन, कूलम्बियन फोर्स की वजह से। तो लिख दो कि हियर सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स। टिंग डिंग 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 डिंग, सीधा फॉर्मूला स्टार्ट करो। mv²/r, और कूलम्बियन फोर्स क्या होता है? k q1 q2/r²। ये r को n नाम दिया अपन ने, vn। q1 ये रहा, q2 ये रहा,
ठीक है। अच्छा k को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये कैंसिल, तो देखो क्या रिजल्ट मिला, mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RN। इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ दो, छोड़ा। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि इस फिनोमिनन, अभी जो बोर्ड पे सर पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, इस फिनोमिनन में आपका क्या क्या नॉलेज है, आपको क्या क्या पता है। जो भी पता है ना वो सारा लगाओ यहाँ पे। जैसे मेरे को एक तो चीज़ पक्की पता थी क्या, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूमते हुए सेंट्रीपेटल फोर्स लगना है, वो कूलम की वजह से लग रहा है, तो ये दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन लाया। और भी कुछ जानते हो क्या घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में? हाँ बोलो, अभी पढ़ा था नील बोर का ही पोस्टुलेट 2, कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा कि नहीं? तो उसको भी अप्लाई करो ना, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू नील बोर्स पोस्टुलेट 2, रुको लिखता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन NH/2π। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को MVR भी लेते हैं, है कि नहीं? अरे मूर्खों, इसमें बताना पड़ेगा 12वीं में। चलिए थोड़ा बता देता हूँ, मुझे बहुत शौक है बताने का। एंगुलर मोमेंटम हम 11वीं में सीख चुके हैं, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, है ना? ये होगा RP साइन 90। अब 90 कहाँ से आया साहब? अरे यार, ये होता है रेडियस, और जो P होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल होता है, तो 90 डिग्री। अब P मतलब mv, तो समझे आप L इज इक्वल टू MVR कैसे आता है 11वीं के आइडिया से। ठीक है, चलो यहाँ पे NN लगा दो भैया। हाँ, अब आपको फॉर्मूला किसका बनाना है? रेडियस का। तो यहाँ से V को सब्जेक्ट बनाओ, NH/2πm RN, इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 में से Vn का वैल्यू यहाँ पे लगा दो 1 में, आपका काम हो जाएगा। टेकिंग Vn फ्रॉम 2 एंड पुटिंग इनटू 1। चलो, ये Vn यहाँ पे है, Vn की वैल्यू ठोक दो यहाँ से, NH/2πm RN स्क्वायर, और इधर क्या था ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RN। डन। अब सॉल्व करके RN को सब्जेक्ट बनाना है, इजी है। चलो करते हैं सॉल्व। स्क्वायर खोल दो पहले, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर RN का स्क्वायर ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। देख शांति से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 गया, एक पाई गया, एक m गया, और एक RN गया, है ना? अब इस R को इधर ले लो, तो इधर क्या रह जाता है n स्क्वायर h स्क्वायर, और नीचे क्या है पाई m, वो ZE स्क्वायर को नीचे डाल दो, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले लो, बन गया फॉर्मूला। मजे कर, बोला था आपको घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा। 2 ट्रिक याद रह गई ना। पहली कौन सी? सेंट्रीपेटल इज इक्वल टू कूलम्बियन, और दूसरा उसका एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों में से लड़ाओ, इक्वेशन सॉल्व करो, बात खत्म। अब इस पर थोड़ा आगे भी हम बात कर सकते हैं। ये ड्राइंग को मैं यहाँ पे जाने देता हूँ, इसमें 1-2 स्टेप आगे भी हम बात कर सकते हैं। देखो कैसे। RN का फॉर्मूला क्या आया? RN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m ZE स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन Z क्या ले सकते हैं? 1, Z1 लिया। अब इफ n इज ऑल्सो टेकन 1, n को भी 1 ले लूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में ये घूम रहा है, तो जो रेडियस मिलेगा उसको बोर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोर रेडियस। हाइड्रोजन है तो Z तो 1 आना ही है ना। अब n भी 1 ले लें तो ये जो रेडियस बनेगा बोर रेडियस बोलते हैं उसको, A नाम से डिनोट करते हैं, A0। देखो n1 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
पाई एम Z1 हो गया ई स्क्वायर, इसको बोलते हैं बोर रेडियस। अब ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू आप जानते हो, देखो h क्या होता है 6.6 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ये होता है 3.14, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6। ये सारा वैल्यू रखो सारा वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.53 इंटू 10⁻10, जिसको एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई, बोर रेडियस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बोर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब रेडियस के लिए एक और फंडा है, ये देखो बाकी सब कांस्टेंट है ना, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर अपॉन Z, ये याद रखना। जब बात हाइड्रोजन की हो तो Z को 1 समझ लेना, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो आप ये फॉर्मूले से रेडियस को कंपेयर कर सकते हो, रेडियस को फाइंड कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है ये। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर बाय Z, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नील बोर के एटॉमिक मॉडल से रेडियस का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो अब इतना सारा ठोक दो, ये सारा बात खत्म, फुल मार्क्स, कुछ नहीं कटेगा। अब नील बोर के एटॉमिक मॉडल से वेलोसिटी भी लाना है, तो मैं फिर से इतना मेहनत नहीं करूंगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर वेलोसिटी इसी में बता देता हूं। ओके बच्चा लोग, अब मान लो वेलोसिटी पूछते हैं, क्या पूछते हैं वेलोसिटी, तो सेम स्टेप्स फिर से करेंगे। मैं दोबारा लिखने का जोर आ रहा है तो मैं इसी में से वेलोसिटी लाके देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या बनता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आता है मान लो 9 नंबर पे, ये हो गया, ठीक है। तो पहले तो ये सारा लिख दो प्रेजेंटेशन यहां तक, फिर यहां तक भी आ जाओ। अब क्या करना है आपको, कुछ सूझ रहा है, कुछ मत करो, यहीं से डायरेक्ट ला सकते हो आप। इसमें ना वेलोसिटी लाना है तो Rn का वैल्यू रख दो डायरेक्ट, Rn तो आपने ढूंढ लिया है, या यहाँ पर भी आप Rn का वैल्यू रख दो, दोनों में से कोई भी एक ट्रिक ले लो, आपका काम हो जाएगा। बोलो रखूं कि जाने दूं, रख लोगे ना। ये जो अभी Rn का फॉर्मूला लाया वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करना है इस क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में क्या लिखना है कि वी ऑलरेडी नो दैट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, एन क्या था रेडियस, तुम भूल बढ़ा जाते हो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई एम जेड स्क्वायर, रेडियस डायरेक्ट रख दो इधर, खेल खत्म, आंसर। तो एक और क्वेश्चन आपका हो गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। उसको नए सिरे से करवाता हूं अच्छे से, यही सब आएगा लेकिन फिर भी एक बार करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा बच्चों एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी दो टाइप का होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, दोनों को प्लस ही करना है तो इजी लगेगा ना। काइनेटिक एनर्जी ढूंढते हैं दिमाग लगा के, पोटेंशियल एनर्जी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है चैप्टर 1 से 2 से, दोनों को प्लस कर दो, खेल खत्म। चलो तो क्वेश्चन 10 क्या बनता है, नील बोर का एटॉमिक मॉडल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है चलो पहले फिगर ले ले थोड़ा, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहा है, तो इंट्रोडक्शन डाल दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, रेडियस ये, स्पीड ये, हो गया ठीक है। अब अपना ट्रिक चालू करो, पहला ही जो हिंट अवेलेबल है वही लगाना है। क्या हिंट अवेलेबल है, ओ सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, तो चलो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू कूलम्बियन अट्रैक्शन जेड ई अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल, mv स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं इसके साथ n नहीं लगा रहा, आप लगा लेना यार। काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है मेरे को, आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1/2 कर दो, दिख गया काइनेटिक एनर्जी, तो मिल गया ना। काइनेटिक एनर्जी इज जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, आया।
अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। तो K को तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन और Q2 मतलब ZE, Q1 Q2 यस। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस ZE² अपॉन 4πε0 R। डन। अब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर डालो प्लस K प्लस U, K उठाओ यहां से, ZE² 8πε0 R। पोटेंशियल एनर्जी उठाओ यहां से, ZE² 4πε0 R, ZE² अपॉन 4πε0 R कॉमन 1/2 -1। तो फाइनली आंसर क्या है माइनस ZE² अपॉन 8πε0 R। ये आया एनर्जी, आया कि नहीं आया? अब इसको भी आगे लेके जा सकते हैं, इसको भी आगे लेके जाओ, क्यों? देख रुक लेके जाता हूं आगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई माइनस ZE² अपॉन 8πε0 R। अब इस R को हम जानते हैं ऑलरेडी, रेडियस का फॉर्मूला अभी प्रूव किया था, वो रटना पड़ेगा, इसको बार बार रखना है। n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE²। अपॉन में क्या है पाई m ZE², और ऊपर क्या था n² h², एप्सिलॉन 0 पे स्क्वायर नहीं था। हाँ तो रख डालो वैल्यू माइनस ZE² अपॉन 8πε0। R का वैल्यू क्या रखेंगे n² h² एप्सिलॉन 0 अपॉन ZE², है कि नहीं? अब ये सारा जो तामझाम है कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाए, रुक रुक पाई पाई तो गया नहीं, यहीं पे फैसला हो गया, ये सारा जाएगा ऊपर m Z² E4, नीचे आया 8πε² n² h²। ये आ गया इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। बोलो कैसा लगा फॉर्मूला? पक्का है ना? इजी। स्टार्ट कहाँ से करना है? सेंट्रीपेटल इज इक्वल टू कूलम्बियन, तो mv² दिख ही जाता है। अपने को पहले ही पता होता है कि एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल लाना है। अब काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और सेंट्रीपेटल में भी mv² दिखता है, तो अंदर स्ट्राइक हो ही जाता है कि इससे स्टार्ट करना है। स्टार्ट किया, काइनेटिक आया। अब पोटेंशियल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला चैप्टर 2 से उठाया, दोनों को प्लस किया, सॉल्यूशन करके सिर्फ रेडियस रखा मैंने। कहाँ टफ है, कहाँ टफ है? समझो आज का लेक्चर पढ़ने से आपका बोर्ड एग्जाम्स में नील बोर को लेके सारा काम खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ेगा। देखो E इज इक्वल्स टू, ये n² और z² को छोड़ दो, छोड़ दो, तो बाकी का जो बचता है वो सब कांस्टेंट है। कौन कौन? देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, E मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19, 8 एप्सिलॉन 0 मीन्स 8.85 इंटू 10⁻12, H मीन्स 6.6 इंटू 10⁻, ये सारी वैल्यू रखोगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपको पता है ये फॉर्मूला कितना हेल्प करेगा। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या हो गया 1, तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं मैं, (13.6 अपॉन n², सिर्फ क्यों? हाइड्रोजन है तो Z को क्या लेना है 1। अब आपको सिंपली कोई भी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाँ इसको जूल करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो, ये जूल हो जाएगा, है कि नहीं? इतना तो सब बेसिक जानते ही हो ना, हम फिजिक्स के लास्ट पढ़ा हूं मैं 12वीं के यार। हाँ अभी आपको कितना हेल्पफुल है। अच्छा माइनस है, ये माइनस को भूलना नहीं। पहले तो देखो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग सिचुएशन में बंधा हुआ है, यहाँ से एस्केप करके जा नहीं सकता, उसका एनर्जी नेगेटिव है। यही एनर्जी जीरो या पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन निकल लेता, है ना? वेरी गुड।
अब देखो ये कितना इजी टास्क हो गया। अब आपको मैं बोलूँ कि भाई थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, एनर्जी कितना होगा, तो n की जगह सिर्फ 3 रख, खेल खत्म। अब मैं बोलूँ सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यहाँ पे 2 रख, 2 का स्क्वायर 4, 13.6 डिवाइड बाई 4, हो गया काम। सीधा एनर्जी पता चलता है, किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब आपको सिर्फ n ही रिप्लेस करना है, n ही बदलना है। इतना इजी करके दे दिया आपको फॉर्मूले में से निचोड़ के, तो इसको भी आप पकड़ के रखना, ठीक है। और एक और चीज, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यही मामला रेडियस में उल्टा था। हाँ, रेडियस में ऊपर n स्क्वायर था, नीचे z था, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नेगेटिव नहीं ले तो चलेगा। बोलो क्लियर है? ले लो, फोटो वोटो लेना है तो अच्छा लगा, मजा आया। नाउ आई एम होपिंग कि कल क्लास में अब एक टेस्ट दे दो इसका, एटम के बारे में जो अब तक सीखे ना 3 लेक्चर, तीनों लेक्चर को अच्छे से स्टडी करो। कल उसका क्लास टेस्ट हम ले सकते हैं। इधर आऊँगा, पढ़ाने से पहले 5-10 मिनट ये पूछूंगा, लिखवाऊंगा किसी बच्चे से सरप्राइजली, उसका चेक किया जाएगा, उसको थोड़ा धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, फिर आगे का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो प्रिपेयर करके आना इसको। ओके, बाय।